हेलो दोस्तों, आपके लिए हम लाए हैं पर्यावरण अध्ययन। इसमें आपका एनसीईआरटी किताबों के महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, जिसमें आपके आने वाले एग्ज़ाम 31 जनवरी सीटेट में बहुत ही कारगर यानी महत्वपूर्ण साबित होंगे, सिद्ध होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला पॉइंट जो है वो है एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है। वो थीम आपके नीचे दी गई है जो इस प्रकार है। वो क्या है? पर्यावरण, परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा एंड हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, 6वीं चीज़ आपकी। चलिए आगे दूसरे नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन की बात करते हैं तो इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपके यहाँ पे कलेक्ट किए गए हैं। इससे आपको पता चल जाएगा मधुमक्खी पालन में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचाहा गांव, यह आपका पॉइंट है। बोचाहा गांव, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। दूसरा पॉइंट आपका है मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। ये मुख्य पॉइंट है, जैसे कि आप लोग को हमेशा कल्चर के बारे में पूछा जाता है। फिर आपका आगे चलते हैं। आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी समय होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं रानी मधुमक्खी अंडा देती है, फिर जाकर उसके छत्ते में सारी चीज़ें अपना बनती है। वो आगे अभी आपका आएगा, आप उससे देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। ये भी एक पॉइंट है आपका। लीची के फूल कब खिलते हैं तो आप बता सकते हैं लीची के फूल फरवरी महीने में खिलते हैं। और मधुमक्खी अंडा कब देती है, अंडे कब देती है तो अक्टूबर से दिसंबर के महीने में अंडे देने का, इसलिए इसका मधुमक्खी पालन का काम जो है वो इसी में शुरू करते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट है मधुमक्खी के हर छत्ते। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होती हैं। फिर छत्ते में बहुत सारे काम करने वाले मधुमक्खियां भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मधुमक्खी को रस की प्राप्ति हो जाती है, जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो क्या करती है? वो एक अनोखे डांस, एक नाच करती है। उससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। नेक्स्ट है आपका वह रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालने का भी। ये भी आपका पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी का मीठा घोल रखा जाता है। ये भी एक पॉइंट है। क्यों घोल रखा जाता है? उसकी वजह ये होती है कि आम टाइम में अगर उनको फूलों से रस ना प्राप्त हो पाए या रस ना मिल पाए तो वो लोग कहीं भागे ना, वो रस की जगह मीठे घोल से अपना गुजारा कर लें और जिससे वो अपने जीवन यापन यानी अपनी लाइफ टाइम जो अपना लाइफ उसकी लाइफ पीरियड है उसको कंप्लीट करें। नहीं तो क्या होगा कि मधुमक्खियाँ उड़ के भाग जाएंगी। चलिए आपका नेक्स्ट है नर मधुमक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती। ये भी पॉइंट है कि मधुमक्खी जो छत्ते में जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो कौन सी मधुमक्खियाँ ज़्यादा काम करती हैं तो उनकी मादा मधुमक्खियाँ, क्योंकि नर मधुमक्खियाँ कुछ खास काम नहीं करती हैं। चलिए फिर आपका एक चीज़ और पॉइंट है। देखिए मधुमक्खी के डंक है में फार्मिक अम्ल होता है। ये फार्मिक अम्ल होता है मधुमक्खी के डंक में। ये पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका है चींटियाँ। चींटियों की बात करते हैं। चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडा देती है सेम एज मधुमक्खी की तरह। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। ठीक है, सिपाही चींटी जो होती है वो बिल का ध्यान रखती है। चलिए नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो ये है काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढ कर बिल तक लाती हैं और चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों का रास्ता। इसीलिए जैसे बचपन में आप लोग क्या करते थे कि चींटी कतार लगा के जा रही है, आप बीच में कुछ रख दिए, फिर कुछ दफा फिर हटा दिए, फिर वो, तो उसमें एक पॉइंट ये होता है कि वो कुछ ऐसा छोड़ती है जमीन पर चलते वक्त कि उनके पीछे आने वाली चींटियाँ
उनका अनुसरण कर लेती हैं, उससे वो पता कर लेती है। देखिए आप लोग का एक पॉइंट और है, दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं, और कौन समूह में, चींटियाँ भी रहती हैं। ये पॉइंट आता है इसी में, जिसे क्वेश्चन बना लेता है कि आप लोग ये बताइए कि ऑप्शन दे दिया कि कौन इसमें ग्रुप में नहीं रहता है। ऑप्शन में दे दिया ततैया, दीमक, चींटी, मकड़ी। तो इसमें ऑप्शन में क्या सही रहेगा, मकड़ी सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, रेशम का कीड़ा। रेशम के कीड़े के बारे में सिर्फ एक ही पॉइंट है आपका। पॉइंट क्या है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। सिर्फ एक पॉइंट है, ठीक है। आप लोग बताइए कमेंट में कि रेशम पालन को क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए आगे चलते हैं। मच्छर, मच्छर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मच्छर क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए हम देखते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की, और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडा देते हैं। चलिए आगे पॉइंट है जो हम बताने जा रहे थे आपको, वो क्या है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में क्या डाला जाता है, तेल। क्यों डाला जाता है, वो आगे वाले पॉइंट में आपका दिया हुआ है। वो इसलिए डाला जाता है कि इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। इसलिए पानी में मिट्टी का तेल डाल दिया जाता है ताकि उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाए। उसका जो प्रजनन है, जो उसमें लार्वा पनप रहे हैं, जो उसमें उग रहे हैं, जो पैदा हो रहे हैं, तो वो क्या हो जाए कि वो अपनी ग्रोथ ना कर पाए, वो मर जाए। नहीं तो कौन कौन सी बीमारी हो जाएगी आपकी, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है ना, कौन कौन सी बीमारी हो जाएगी आपकी। बीमारियां जो हैं वो हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ये भी पॉइंट है आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कुत्ता, कुत्ते के बारे में जैसे कि आप लोग जानते हैं, कुत्ता हमारा बहुत ही फ्रेंडली जानवर है। बाहर हम लोग ये रखवाली करता है घरों की। चलिए कुत्ता को की गलियों में, इसकी सिर्फ एक पॉइंट है, कुत्ता की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उनके इलाके का बाहर का कुत्ता आया हुआ है। जैसे आप लोग रात में देखते होंगे, कोई भी कुत्ता आ गया बाहर से तो उसके भौंकने लगते हैं, और फिर क्या होता है, वो दुम छुपा के वो ना भागने लगता है। चलिए चूहा, चूहा आपका थोड़ा ऊपर चला गया है। चूहा की बात करते हैं। तो चूहा क्या है, चूहा को हम अगर देखते हैं तो चूहा, जैसे कि आप लोग के घर में सब जगह होगा, तो चूहे को एक सबसे मेन पॉइंट इसका होता है, चूहे के देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इसमें सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, बहुत ज़्यादा अधिक होती है। आप लोग देखते होंगे कुछ मूवी में, आप इंग्लिश मूवी में देखा होगा, हॉलीवुड मूवी में, कि वो सूंघते हुए पहुंचता है। चलिए और क्या होता है, छूने की, टेस्ट करने की क्षमता भी अधिक होती है, ठीक है। चलिए आपका उल्लू के बारे में आया नेक्स्ट पॉइंट, आपका उल्लू नहीं, सभी का उल्लू है भाई। चलिए उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। ये 360 सॉरी, ये आपका 360 तक घुमा सकता है, कौन, उल्लू। और इसी तरीके से मैना, इसमें देखिए उल्लू और मैना में कन्फ्यूज़न क्या होता है, कन्फ्यूज़न ये होता है कि मैना की एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, मैना जो है वो क्या करता है, उल्लू तो अपनी झटके से पीछे घुमा सकता है, वो भी 360 पे। और मैना की बात करते हो तो मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कर सकता है, इसका सिर्फ झटके से बात है और कोई इसमें नहीं है। चलिए पॉइंट है यूएस में, इसलिए आपको कलेक्ट करके बताया जा रहा है। हाँ चील और बाज की बात करते हैं, जैसे कि बच्चे अक्सर गलती करते हैं। चील, बाज और गिद्ध हमसे, यानी हमसे कौन, ह्यूमन बींग से 4 गुना अधिक देर दूर तक देख पाते हैं। चील की पूंछ खांचे वाली होती है, क्यों होती है, तो उनके उड़ने में मदद करती है। और 6 गुना कौन देख सकता है, मनुष्य से 6 गुना अधिक दूर तक कौन देख सकता है, वो आपका है बाघ, ठीक है। चलिए और एक पॉइंट इनसे देखिए छूट रहा है आपका, गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई तक उड़ता है। आकाश में ऊंचाई तक उड़ता है इसलिए क्या होता है, पहले बहुत क्रैश होता था एरोप्लेन, लेकिन अब गिद्ध समाप्त हो चुके हैं। जो हमारे सफाई कर्मी थे, सफाई कर्मी भी इनको कहा गया है। चलिए आपका नेक्स्ट है, आपकी बर्ड आती है कलचिड़ी या इंडियन रोबिन। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, कलचिड़ी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है, यानी छोटे छोटे पत्थरों के बीच अपना घोंसला बना लेती है, ओके। चलिए
इनके घोंसले में पौधे की नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा हुआ रहता है। यह छोटे छोटे कीड़े खाती हैं। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। ये भी एक पॉइंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। याद नहीं करना है, सिर्फ देखते हुए चलना है, याद हो जाएगा। एक दो बार वीडियो देख लेंगे, आपको तुरंत याद हो जाएगा। चलिए कौवे की बात करते हैं। तो कौवे में एक जो मुख्य पॉइंट है वो क्या है, कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती हैं। और कौवा क्या करता है, कौवा पेड़ के ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। इसमें देखिए लोहे वाला पॉइंट जरूर आता है। इसमें लोहा यानी आयरन आयरन वायर जरूर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है वो क्या है भैया। सब लोग कौवे को बहुत चालाक कहते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कोयल बहुत चालाक है। अब कोयल की क्या हरकत है वो देखते हैं। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, यह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। भैया देखो, कौवे को भी छोड़ के पीछे, कौवा अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। इतना बड़ा मूर्ख है, क्योंकि वो जान नहीं पाता ना कि कौन अंडा दे के गया है। चलिए फाख्ता, फाख्ता की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं डव। ये देखिए यहाँ पे लिखा है डव। डव मीन्स क्या आता है, वो साबुन नहीं है डव, ये डव मीन्स फाख्ता होता है, इसलिए उसका नाम रख दिया गया है। चलिए और शौक की बात नहीं हो रही है। फाख्ता, फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। कांटों के बीच इसका मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है, बस फाख्ता के लिए और कुछ भी नहीं है। आगे बात करते हैं हम गौरैया की। गौरैया भी बहुत अच्छा है, हम लोग का घरेलू पक्षी है। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, आईने के पीछे और क्या, अलमारी के पीछे अपना घोंसला बनाती है। आप लोग बहुत देखे होंगे, पहले बहुत गौरैया पाई जाती है, लेकिन अब नहीं पाई जा रही है, विलुप्त हो चुकी है, विलुप्त की कगार में है। बसंत गौरी, बसंत गौरी का नाम आता है बारबेट। बसंत गौरी यह गर्मियों में टुक टुक की आवाज़ करती है, टुक टुक की। अब क्यों करती है आगे हम लोग देखते हैं। टुक टुक की आवाज़ करती है, ये क्या करती है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है, सिर्फ टुक टुक की आवाज़ होती है ये। ठीक है, चलिए कबूतर की बात करते हैं। कबूतर क्या है, कबूतर पुराने मकान या खंडर में, ये जो आपका पुराने मकान खंडर में भी रहता है, और अलमारी और शीशे के पीछे भी बनाती है घोंसला। ये दोनों की बात हो रही है, किसकी, गौरैया की भी इसमें बात हो रही है। चलिए आपकी टेलर बर्ड यानी दर्जिन चिड़िया, दर्जिन चिड़िया के बारे में बात करते हैं। दर्जिन चिड़िया अपने नोकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है, उसमें एक थैली से बना लेती है और उसमें अंडा देती है। यानी जो ये पत्ता हो गया, पत्ते को ये सी लेती है। पत्ते को सीने के बाद क्या करती है, पत्ते को ऐसे घुमा लेती है, सीके यहाँ पे ऐसे सीने के बाद जो भी सीखे, फिर यहाँ खोल बना के अपना आने जाने का रास्ता, फिर यहाँ पे अंदर अपना अंडा देती है। चलिए बात करते हैं आगे, शकरखोरा। शकरखोरा की बात करते हैं। शकरखोरा किसी छोटे या झाड़ी की डाल पर अपना लटकता घोंसला बनाता है। यानी कोई डाली हो गई, उसमें लटकता हुआ, आप गांव में देखे होंगे, गांव वाले जो होंगे ऐसे बनाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है शकरखोरा के बारे में। इसका घोंसला बाल, इसके घोंसले में जो होता है बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास और क्या, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों की चौड़ों से बना होता है, चित्रों से बना होता है, सॉरी चित्रों से बना होता है। चलिए नरवीवर की बात करते हैं। नरवीवर क्या करता है, नरवीवर पक्षी अपने घोंसला बनाता है और मादा पक्षी नर यानी मादा वीवर जो होता है उन बच्चों का चयन करती है, देख लेती है, फिर उसमें जाके घोंसले में ज़्यादा पसंद आते हैं तो उसमें अंडे देती है। इसका मेन और आपका देखिए ये पॉइंट है, यानी आपका शकरखोरा जो है और ये नर वीवर दोनों का घोंसला मिलता जुलता रहता है, लेकिन इसमें क्या करती है, मादा नर घोंसला बनाता है, इसमें नर घोंसला बनाता है और क्या, मादा उसका चयन करके घोंसले का कि अच्छा है कि ख़राब है, फिर जाके उसमें अंडे देती है। ठीक है, उसमें मादा बनाती है। चलिए कन्फ्यूज़न वाला है, थोड़ा सा केयर करते हुए चलिएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। पक्षी की बात करते हैं। पक्षी, पक्षी पीछे बात हो चुकी है, लेकिन पक्षी की क्या मेन बात है, मेन खासियत क्या है, मेन उसकी पहचान क्या है, वो क्या है, पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वो घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। पहला पॉइंट, घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, ज़मीन पर और पानी पर। यानी सिर्फ वो घोंसले किस लिए बनाते हैं, अंडे देने के लिए, ताकि उनके सुरक्षा, हम मकान क्यों बनाते हैं, सुरक्षा के लिए। चलिए मकान की भी बातें आगे होंगी अभी।
अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। आप देखे होंगे कि ये फ्रंट का हिस्सा हो गया, ये मान लीजिए चोंच हो गई, फिर आँख ऐसे होती है दोनों तरफ आँख, ठीक है। चलिए पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख सकता है, यानी उन पर नज़र डाल सकता है। भाई सिंपल सी बात है, जब दोनों तरफ है तो दोनों तरफ देख सकेगा ना। अगर एक आंख बंद कर लो तो एक इस साइड का दिखेगा ही नहीं। चलिए, जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है, जब दो आंखों से दो जगह अलग अलग देखा जाए उनका देखने का दायरा बढ़ेगा। अब हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, सामने सिर्फ देखते हैं और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं सामने जब देखते हैं। और ज़्यादा पक्षियों, नेक्स्ट पॉइंट आपका, ज़्यादा पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वह गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। ये पॉइंट आपका आ चुका है कि जो आपकी पक्षी हैं वो क्या करते हैं कि उनकी पुतलियाँ घूमती हैं कि नहीं। तो आप ये जान जाइए कि उनकी पुतलियाँ नहीं घूमती, इसलिए वो गर्दन घुमा के ही देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है, पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने झड़ते रहते हैं। सिंपल सी बात है। चलिए आपका नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए क्या होता है, आवाज़ निकालो, ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी आवाज़ होती है। यानी जब इनको खतरे का आभास होता है पक्षियों को, तो ये अगर उड़ के कोई जानवर आ रहा है, अगर कोई पक्षी आ रहा है तो उसके लिए क्या करते हैं, अलग आवाज़ निकालते हैं, और अगर कोई चल के आ रहा है उसके लिए आवाज़ अलग निकालते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन क्या होता है, इनके सर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं, और पक्षी इनकी मदद से क्या करते हैं, इनकी मदद से सुनता है पक्षी। चलिए अब आ जाइए हाथी के बहुत पॉइंट आता है। हाथी बहुत ख्याल से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड पॉइंट है इसका। इंटरेस्टेड पॉइंट क्या है कि हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। पहला पॉइंट, इससे उनके शरीर को ठंड मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर उसको हवा करता है। ये क्वेश्चन में आ चुका है पॉइंट कि हाथी का कान किस लिए काम आता है, गर्मी के लिए, कीड़े मकोड़ों को उड़ाने के लिए, या हवा करने के लिए, जो भी चीज़ है, कई ऑप्शन आता है। तो उसमें आप खाली एक बात जान लीजिए कि हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका आता है 3 महीने का हाथी। ये क्वेश्चन हो सकता है आपका, 3 महीने का हाथी का वजन कितना होता है, तो 3 महीने का हाथी का वजन कितना होता है, 200 किलो वजन होता है, ठीक है। चलिए एक बड़ा हाथी, ये क्वेश्चन में आ चुका है आपका पिछले में। एक बड़ा हाथी एक दिन में, यानी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते खा लेता है, यानी 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते खा लेता है। पत्ते हो गया, उसमें कई चीज़ हो गए, टहनियाँ हो गई, झाड़ियाँ हो गई, जो भी खा लेता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, हाथी बहुत कम आराम करता है। एक दिन में कितना सोता है, 2 से 4 घंटे। भैया इनका एक बाप आने वाला है जिसका नाम है स्लॉथ, अभी आगे उसके बारे में बताएंगे। वो बहुत ही खतरनाक है। अब आप लोग सोचिए कितना खतरनाक है, अभी देखते हैं। चलिए, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। चलिए अच्छा, इसमें जो पॉइंट है हाथी के झुंड के बारे में, ये अलग कर दिया गया है। इसमें अभी आप देखेंगे कि क्या है, ठीक है। चलिए, हाथी का झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। इनके झुंड में सिर्फ क्या रहते हैं, हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में कितने होते हैं, 10 से 12 हथनियाँ और बाकी बच्चे होते हैं, और 14 से 15 साल तक हाथी झुंड में रहते हैं, फिर वह झुंड को छोड़कर चले जाता है। चलिए जो हम कह रहे थे ना स्लॉथ के बारे में कि बहुत ज़्यादा उनका बाप है, अब देखिए क्या इनकी कहानी देख लेते हैं। स्लॉथ की बात करते हैं, तो स्लॉथ ही सबसे ज़बरदस्त जानवर है। क्या काम करता है देखते हैं आगे। स्लॉथ देखने में भालू की तरह है, पर ये भालू से अलग होते हैं, बहुत अलग होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर आराम से सोते हैं। 17 घंटे भैया बहुत हो गया। और हम हाथी कितना है, 2 से 4 घंटे, ठीक है ना। चलिए और आगे स्लॉथ के बारे में कहानी पढ़ते हैं क्या है।
ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। भाई पता नहीं कितना खाता है कि एक बार ही उठता है, तो हफ्ते में इतना आलसी होता है। जिस पेड़ पे रहते हो उसी पेड़ के पत्ते लो भाई, जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है 40 वर्ष के अपने जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़, 7 से 8 पॉइंट लिखा हुआ है, 7 से 8 पेड़ पर ही घूमते हैं, यानी बदलते हैं, यानी उस पर जीवन यापन करते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट है बाघ। आपका ऊपर एक गिद्ध और बाज के बारे में ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि वो कितना गुना देख सकता है ना, तो क्या था वो 4 गुना देख सकता है। इसी में आप लोग कंफ्यूज होते हैं, जब बाघ उसमें ऑप्शन दिया रहता है कि 4 गुना कौन देख सकता है, तो हम फटाक से दौड़ के बाघ पे लगा देते हैं, लेकिन नहीं, पॉइंट ये 6 गुना है। चलिए देखते क्या है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ के मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं, जिससे शिकार के सही स्थान पता चलता है और इससे वो अंधेरे के रास्ते ढूंढ लेता है। नेक्स्ट है बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ देता है और दूसरा बाघ उस गंध से तुरंत पहचान लेता है। अब इसी तरह से मूत्र वाला कौन था ऊपर कमेंट में बताइएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट है बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। वाह। चलिए नेक्स्ट है आपका पॉइंट, ये भी मेन पॉइंट है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक दूर तक सुनाई देता है। बाघ का गुर्राना जो है उसकी रोरिंग स्पीड जो है वो कितने किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी सकते हैं, यानी जिस दिशा से आवाज़ आ रही है अपने कान को उसी दिशा में मोड़ के वो सुन सकता है कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। इतना एक्टिव होता है। आप लोग जानवरों के देखते होंगे कान हिलते रहते हैं ना, क्या आप लोग के कान हिलते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए फटाक से, हिलते होंगे तो बताइएगा ज़रूर। बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को तुरंत भाप लेता है। समझ है ना। चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है सांप। सांप सब लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो हम दिखा देते हैं कि हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। इनके नाम कौन कौन से हैं? नाग, करैत, दुबैया तथा अफाई। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। ओके, दांत में जहर नहीं होता, किसमें होता है? उसके तलवे में एक थैलीनुमा आकृति होती है जिसमें जहर भरा रहता है। चलिए इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ये हम जानते हैं, जैसे कोरोना वाले में चल रहा है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, बल्कि पूरा निकल जाता है। ओके। चलिए सांप के भारी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को सुन पाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है सपेरे को कालबेलिया कहते हैं। ये पॉइंट आपका है। भी कहते हैं कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, यानी कालबेलिया जो नाच करता है ना, उसके नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। अब मुद्राएं भैया वो सांप भी जाने, आप जानते तो बताइए। चलिए नेक्स्ट आपका आ गया लंगूर। लंगूर क्या होता है? जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालता है और क्या होता है, अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना कर देता है। बस, और कुछ इसके बारे में नहीं है, लेकिन आगे और भी पॉइंट है, आप इसको देखिए। मगरमच्छ। मगरमच्छ के छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। और छिपकली के बारे में देखते हैं क्या है। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंगों से देती हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। गिलहरी का आप जानते हैं, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण उनके दांत घिस जाते हैं, इसलिए वो काटती रहती है। ऐसा कहते नहीं बच्चे को दांत निकल रहा है, तीस रहा है, वो काटता रहता है। ओके, चूहा भी इसी कैटेगरी में आएगा। चलिए आप मेरे इस वीडियो को सिर्फ एक कहानी की तरह समझिए और याद करने की कोशिश मत करिए, सिर्फ समझिए कहानी, आपको फ़ौरन याद हो जाएगा।
याद करने की कोशिश करेंगे, याद नहीं होगा। चलिए, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। आपके भी दांत होते हैं, उस दांत का नाम बताइए कि कौन से दांत आपके माउथ पे पाए जाते हैं जो चीज़ें फाड़ने के काम में आते हैं। चलिए, गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास को चबाने के लिए होते हैं। आपके भी पीछे के दांत चबाने के लिए होते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका है जानवर। जानवर के बारे में बात करते हैं। जानवर कहाँ चला गया, भाग गया था। चलिए, जानवरों की खाल पर दो डिज़ाइन होती हैं। वो उनके बालों के रंग के कारण होती हैं। बहुत से लोग में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि उनके वातावरण के कारण नहीं होती हैं। वो उनके बालों के, जिनके स्किन पे जो बाल उगते हैं, उस बाल के कलर से ही उनके डिज़ाइन जो बने, जैसे जेब्रा ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स होती हैं और बाघ के होती हैं, या फिर और भी जानवर हैं जिनके कलर्स अलग अलग होते हैं, तो उनके स्किन पे यानी उनके त्वचा पे, उनके खाल पे जो बालों के रंग होते हैं उसके कारण होती है। चलिए, दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं। दिन में जागने वाले जानवर जो क्या होता है, आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर क्या देख पाते हैं, वो सिर्फ सफ़ेद और काला ही देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका है बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, अगर आता है बताइए, वरना मैं बता दूं आपको। हाइबरनेशन कहते हैं इस क्रिया को, जो लंबे नींद में चले जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका है कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं और जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है वैज्ञानिक का मानना है कि कई जानवर की अपनी पूरी भाषा होती है, तभी वो समझ जाते हैं। जिन जानवरों के भारी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के कान व शरीर पर बाल नहीं होते वो क्या कर देते हैं, अंडे देती हैं। ठीक है, चलिए जल्दी हम क्लियर करते हैं, थोड़ा फास्ट चलिएगा आप लोग। जिन जानवरों के बारे का ये हो चुका है आपका। हाँ, नेक्स्ट है आपका स्तनधारी की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां यानी मेलियन, इनकस व स्टेपस का पाया जाना प्रमुख है। आप यहाँ से देख लीजिए, मेलियन, इनकस एंड स्टेपस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं, तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाया जाता वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। समझ गए ना आप लोग, बारी कान से पाया जाता है वो क्या देते, बच्चे देते हैं, और जिनके नहीं पाया जाता वो अंडे देते हैं। चलिए, आपका नेक्स्ट है घास। घास की बात करते हैं। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से ही खोद कर निकाला जाता है। समझ आ गया आप लोगों को। चलिए, बरगद की बात करते हैं। चलिए बरगद भाई ऊपर चले आइए आप। बरगद की बात करते हैं। बरगद क्या है, बरगद के पेड़ की लटकन उसके जड़ें होती हैं, यह टहनियों से निकली और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। आप लोग बरगद के बहुत पुराने पेड़ देखे होंगे, उनकी जो जड़ें रहती हैं वो नीचे निकलती हैं, बहुत से बच्चे उस पर लटकते भी रहते हैं। आप लोग भी एग्जाम बाद झूल सकते हैं। ये जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। चलिए, ये पॉइंट आपका आ चुका है। रेगिस्तानी ओक की बात करते हैं, ये बहुत मज़ेदार है। देखिए, रेगिस्तानी ओक में क्वेश्चन आया है कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है। तो रेगिस्तानी ओक जो है ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है। इसमें हम लोग कन्फ्यूज़ क्या होता है, रेगिस्तानी के नाम से रेगिस्तान लगा देते हैं ऑप्शन का। चलिए, जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती हैं और इसकी पत्तियाँ बहुत कम होती हैं। और इनका नेक्स्ट पॉइंट है इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती हैं जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यह पानी पेड़ के तनों में होता रहता है जब कभी इस इलाके में पानी की कोई कमी होती है, कभी पड़ जाती है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, इस तनों में पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं या काट कर निकाल लेते हैं। ओके, जिससे उनके पानी पीने की कमी दूर हो जाए। चलिए, आपका नेक्स्ट है
निपेंथिस। निपेंथिस को क्या कहते हैं? ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। क्या करता है ये? निपेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत में के मेघालय में पाया जाता है। इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है कि मैंने कहा इंसेक्टिवोरस है ना, तो अब देख लेते क्या है। ये पौधा कीड़े मकोड़ों, छोटे जानवरों का शिकार करता है। यह पौधा लंबे घड़े जैसी आकृति होती है, यूं ऐसे घड़ी जैसी आकृति होती है, और इसमें यहाँ मुंह खुला रहता है। ठीक है, यह पौधा लंबे घड़े जैसे आकृति दिखाई देता है, ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। निपेंथिस पौधे को घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा, याद नहीं करना है, सिर्फ देखना है। ओके, सॉरी उसके लिए। बीज। बीज की बात करते हैं। बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़े मकोड़ों से बचाती थीं, ताकि हम अगले टाइम में अगले सीजन में हम इसको बो सकें। और क्या होता है, चलिए, पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपक कर तथा पानी के जरिए भी ये एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। सोयाबीन की फलियां पककर फट जाती हैं और उसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका काली मिर्च, सौंफ, गेहूं आदि बीज होते हैं। पॉइंट हो सकता है कि ब्लैक पेपर, फेनल, वीट, आपका क्या होगा, ये क्या होते हैं? बीज होते हैं। नाशपाती की बात करते हैं। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में बीज होता है। बीज वाला क्वेश्चन आ चुका है आपका, इसलिए ये आपका पॉइंट बना हुआ है। ठीक है, कि नीचे दिए गए सब ऑप्शन में से कौन कौन से ऐसे सब्जियां हैं, फल हैं कि उसमें बीज पाए जाते हैं, तो उसमें से आपका ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है, इसमें देखिए छूट रहा है आपका, क्या है वो? मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। ठीक है, चलिए फसल की बात करते हैं। फसल क्या है? फसल एक ही प्रकार की फसल उगाने से और कई केमिकल्स को यूज करने से जमीन बंजर हो जाती है। ये क्रॉप की बात कर रहा है भाई। क्रॉप के बारे में आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्रॉप क्या है? क्रॉप फसल आप जानते ही हैं कि एक प्रकार की, मतलब एक ह्यूज अमाउंट में, एक लंबे दायरे में जो अगर एक ही टाइप का पौधा उगाया जाता है उसको फसल कहते हैं। और इसमें फसल के बारे में ये बताया गया है कि फसल एक ही प्रकार की फसल उगाने से और उसमें केमिकल के छिड़काव करने से क्या होता है? ज़मीन बंजर हो जाती है। बंजर मीन्स उसमें फिर आप फसल नहीं उगा सकते, वो निष्क्रिय हो जाती है, उसको कह लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए क्रोटन पौधा बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है, इसका आप लोग देख लीजिए। क्रोटन पौधा क्या होता है कि ये पौधे के ज़मीन के बारे में उसकी दिशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल देते हैं, यानी ये इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेट करते हैं। चलिए, क्रोटन पौधा की जड़ जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। जब मिट्टी सूखने लगती है तो क्या होता है? तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी में पता चल जाता है, क्या पता चल जाता है? कि मिट्टी सूख रही है। इस प्रकार का सिग्नल होता है। ओके, क्रोटन इसलिए लगाया जाता है, यानी आपकी जो फसल होती है उसके साथ अगल बगल या कहीं बीच में लगा दिया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि अगर पानी की जो ऊपरी सतह है इसकी जड़ें ऊपर ही फैली होती हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग, ये है ज़मीन, नीचे ही जड़ें ऐसे हल्की सी फैली होंगी और ये पौधा हो गया। ठीक है, जैसे ही वहाँ पानी का अभाव होता है, पानी कम होता है, वैसे ही वहाँ उसकी जड़ में पानी नहीं पहुँच पाता और ये पत्तियाँ सूखने लगती हैं, जिससे किसान को पता चल जाता है कि इसके ज़मीन में पानी की कमी है, वो जल्दी से सिंचाई कर देता है। इसलिए इसको सूचक इंडिकेटर भी कहा गया है। चलिए, और जड़ें पौधों को सहारा देती हैं, जल तथा खनिज को अवशोषित करती हैं और ह्यूमस उपलब्ध कराती हैं। ह्यूमस के बारे में आप लोग कंफ्यूज होते हैं, ह्यूमस किसे कहते हैं? तो यानी खरपतवार में जिसे आप ह्यूमस को टेस्ट करना चाहते हैं तो एक गिलास लीजिए, पानी भरिए, उसमें पानी भर के मिट्टी उठाइए, मिट्टी उठा के उसमें डाल दीजिए, नीचे जो सब बैठ जाए वो तो अलग चीज़ होगा, जो ऊपर पानी की सतह पर जो तैरता है वो ह्यूमस होता है। ठीक है, ह्यूमस के बारे में कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, सब्जियों की बात करते हैं। सब्जियां अधिकतर सब्जियां क्या होती हैं? पौधों से फूल होती हैं और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होती हैं। हम जानते हैं आराम से। चलिए, पहला पॉइंट है हरी मिर्च, टमाटर, आलू आया कहाँ से आया? साउथ अमेरिका से। गोभी और टमाटर आई यूरोप से आई। काफ़ी, बीन्स और भिंडी कहाँ से आई? अफ्रीका से आई। और सोयाबीन कहाँ से आया? चीन से आया। ठीक है, ये आपका पॉइंट है, इसको आप देख लीजिएगा।
चलिए केचुआ के बारे में बात करते हैं। केचुआ तो भाई सब लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। केचुआ क्या है? केचुआ ज़मीन को छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देता है। ज़मीन के इन छेदों से हवा क्या होती है? पानी मिल जाता है ज़मीन को। केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनके मल से ज़मीन उपजाऊ हो जाती है, बन जाती है। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। किस लिए मित्र कहा जाता है? क्योंकि जो किसान में जो ज़मीन में जो खेत में हमें करना है, यानी मिट्टी को उपजाऊ बनाना है और हवा पानी सही से उसको पहुँचाना है, वो ये काम कर देता है। इसलिए ये क्या हुआ? फ्रेंड ऑफ फार्मर। ओके चलिए आइए झूम खेती। झूम खेती का बहुत क्वेश्चन बनता है। झूम खेती क्या है? झूम खेती की बहुत आसान है। झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसमें खेती नहीं करते। इस जगह पर क्या होता है? बांस से जंगल उग जाते हैं। उसे उखाड़ते नहीं, उस पर क्या करते हैं? गिराकर जला देते हैं उसको। यानी जो आपका बांस, जंगल, खरपतवार जो भी उगा हुआ है उसको गिरा कर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ पौधे जले जंगलों को नुकसान ना पहुँचे, इसका भी ध्यान रखते हैं। हाँ, नहीं तो वरना आप लोग ये सोचें कि भाई जलाते हैं तो ऐसे ही आग लगा देते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, वो ख्याल करते हैं। फिर जब ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क दिया जाता है। नहीं, ऊपरी सतह को उसको हिला के छिड़क दिया जाता है। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधे का उखाड़ते नहीं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे ज़मीन की मिट्टी में मिल जाए। इससे भी ज़मीन उपजाऊ बनती है। मुख्य फसल की बात करते हैं। मुख्य फसल चावल की ही होती है। चलिए नेक्स्ट आपका बात करते हैं। फसल पकाने पर गांव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। चिरवा नाच भी करते हैं। इस नाच में ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर दो लोगों को जोड़ी में आमने सामने बैठाते हैं। ढोल ताल डंडिया को ज़मीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। आपकी है स्थानांतरित खेती। स्थानांतरित से नाम से आप देखिए, स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इन जनजाति कृषि भी कहा जाता है। इसे जनजाति कृषि भी कहा जाता है। झूम खेती मिजोरम में होती है। मिजोरम की मुख्य फसल क्या है? चावल है। मिजोरम में 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। यहाँ खेती की लॉटरी निकाली जाती है। जमीन को साझा मानकर सभी लोग को बारी बारी उस पर खेती करने का अवसर मिलता है। बहुत अच्छी बात है भाई, सबको अवसर मिलना चाहिए। चलिए, मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। जिस मैदान में टिन बाज बोए जाते हैं उसे टिन जमीन बोलते हैं। कुड़ुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरांग। चलिए, पॉइंट है, याद करते हुए चलिएगा। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में स्थानीय खेती करने का रिवाज है। बेलवानी का गांव कर्नाटक में है। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू हो जाता है। घुटू की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। ओके। समय पर प्याज न काटी जाए तो वह जमीन के अंदर ही सड़ जाती है। ये पॉइंट है। ये आपका सारा पॉइंट दिया गया है, इसको आप पॉइंट देखते हुए चले। अलग अलग पॉइंट है ये। ओके। खरपतवार, कुछ पौधे बिना बोए खेतों में क्या अपने आप उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। अगर इनको ना निकाला जाए तो क्या होगा? चलिए, इन्हें निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी ये क्या करेंगे? यही ले लेंगे और फसल कम होगी, फसल खराब हो सकती है आपकी। चलिए नेक्स्ट है होलगुंडी। गांव कर्नाटक में है। बच्चों की पंचायत बीमा संघ होलगुंडी गांव में है। बच्चों की पंचायत बीमा संघ, ये ध्यान से देखिएगा, कहाँ पे है? संघ होलगुंडी गांव में है। कर्नाटक की भाषा क्या है? कन्नड़ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, तो जल्दी ले आइए। ओके। ऊंधियू।
सर्दी में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसाले के साथ एक मटके में भरते हैं और उसको सीलबंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को ऊंधियू, गुजराती में ऊंधियू का मतलब होता है उल्टा, ऊंधियू के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटी को खाया जाता है। साथ में मक्का दही और छाछ भी ली जाती है। गांधीधाम स्टेशन गुजरात में है। ओके, चलिए। गुजरात के प्रमुख खाद्य ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल तथा मिठाइयाँ। ये पॉइंट आपका है। वनगाम गुजरात में है, गांधीधाम अहमदाबाद में है, वलसाड गुजरात में है। चलिए दांडी यात्रा की बात करते हैं। दांडी यात्रा क्या है? दांडी यात्रा किस लिए निकाली गई थी? आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो हम क्लियर कर देते हैं। दांडी यात्रा किस लिए निकाली गई? दांडी यात्रा का मकसद क्या था? सन 1930 में, सन 1930 में क्या हुआ? अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी, जिस कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने में बंदिश क्यों, यानी रोक क्यों? ओके, चलिए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा शुरू की और इस गलत कानून को तोड़ा, जो कानून अंग्रेजों ने लगाया था। बहुत से कानून लगते हैं भाई। चलिए, ग्रेगर मेंडल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। और कब हुआ था? 1822 में हुआ था। इन्होंने 7 साल तक मटके बगीचे में 2800 पेड़, कितने? 2800 पेड़। ग्रेगर मेंडल ने 2800 पेड़ किसमें? मटके बगीचे में, ठीक है, 2800 पेड़ लगाए थे। और क्या किया था? पौधे पर बारीकी से कई प्रयोग किए और ढेरों आंकड़े इकट्ठा किए। ग्रेगर मेंडल ने क्या बनाया था? क्या, किस पे खोज की थी? चलिए, आ भी गया है। मटर के पौधे के कुछ गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज या तो मुलायम या तो खुरदुरा, और इनमें निकली अगली पीढ़ी के बीजों में भी बीज या तो मुलायम होंगे या फिर खुरदुरे। बीज का रास्ता कुछ नहीं होता। ये किसने किया था? ग्रेगर मेंडल ने किया था। चलिए आगे बात करते हैं जंगल की बात है ना। जंगल अधिकार कानून 2007, जो लोग 25 साल से जंगलों में एक जगह रह रहे हैं तो उन्हें यहाँ कानून अधिकार देता है कि वह इस जगह पर जो चाहे वह उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जंगल का संरक्षण वही भी वहाँ की ग्राम सभा करती है। खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म हो जा रहे हैं। ओके, पॉइंट है। परिवार की बात करते हैं। एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं। एकल परिवार जो होता है, एकल यानी न्यूक्लियर फैमिली जो होती है आपका, क्या होता है? इसमें क्या होता है? सिर्फ माँ बाप यानी माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है, और कोई नहीं होता। और जबकि संयुक्त परिवार में क्या होता है? संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा, बुआ, माँ बाप और बच्चे होते हैं, या नाना नानी, मामा मामी। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है, अगर हम क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं कि बच्चा किस परिवार में सबसे ज़्यादा सीखेगा या बोलचाल में सबसे ज़्यादा आगे होगा, कि बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, तो वो आपका क्या है? वो आपका, देखिए सिंपल सी बात हमें दिमाग में आना है, न्यूक्लियर फैमिली हो नहीं सकता, यानी एकल परिवार नहीं हो सकता, क्योंकि हमें सीखने का सिर्फ 2 साधन मिल रहे हैं, माँ बाप, बच्चा, सिर्फ 3 लोग हैं। चाहे 2 बच्चे हो गए, मान लीजिए 4 लोग हुए। अब इस अगर संयुक्त परिवार की बात करते हैं तो उसमें सारे लोग, सबके माइंड सेटअप अलग, सबके बुद्धि क्षमता अलग, बोलने का तरीका अलग, काम करने की शैली अलग, तो बच्चे यहाँ पे ज़्यादा सीखते हैं। ये क्वेश्चन बन चुका है, ये आ चुका है, इसको ध्यान में रखिएगा। एकल परिवार और संयुक्त परिवार। चलिए बछेंद्री पाल की बात करते हैं। बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। बछेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थी, जहाँ वो 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तब ये कुल 12 वर्ष की थी। अभी क्वेश्चन बन जाए, बछेंद्री पाल जब 12 वर्ष की थी तो कितनी ऊंचाई पे चली थी? चोटी पे कितनी ऊंचाई पे चढ़ी थी? चलिए नेक्स्ट है आपका, ये उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरी गांव में बड़ी हुई। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर
से अपनी ट्रेनिंग ली। ओके, चलिए, इनके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी। और क्या हुआ, 23 मई को दोपहर 1:07 पर अपना पहला कदम कहाँ पे, कितनी मीटर ऊंची चोटी पर, माउंट एवरेस्ट पर रखा। यहां देख लीजिए आप लोग, 8,848 मीटर ऊंची चोटी पर अपना पांव रखा था। ठीक है, पहला कदम। इसके साथ एक और मेंबर भी गई थी। ये एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी। तो पहले इन्होंने अपना कदम रखा, उसके बाद अपना सिर झुकाया, झंडा फहराया और तस्वीर ली। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं, सागर माथा। ओके, कल्लम मल्लेश्वरी की बात करते हैं। यह एक वेट लिफ्टर है। ओके, आंध्र प्रदेश की रहने वाली ये 123 किलोग्राम तक भार उठा लेती हैं। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल लिए। कितने? 29 मेडल इन्होंने लिया है। फिर आपका नेक्स्ट आता है सुनीता विलियम। सुनीता विलियम की बात करते हैं। सुनीता विलियम क्या है? सुनीता विलियम 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। सुनीता विलियम ने 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में समय बिताया। वे सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली पहली महिला थी स्पेस में रहने वाली सबसे ज़्यादा समय तक। ओके, क्वेश्चन आप बनते चले आ रहे हैं, आप देखते चले आइए। सुनीता विलियम के अनुभव स्पेसशिप में क्या थे? सुनीता विलियम की बात अभी करिए ना, तो उसमें उन्होंने अपने अनुभव को जो उन्होंने प्रस्तुत किया है, बताया है, वो क्या है। वहाँ एक जगह बैठ नहीं पाते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे तैरते रहते थे, फ्लोट करते थे, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी कम थी, पानी भी नहीं रुकता था, बुलबुले बन के फ्लोट करता था। चेहरा या हाथ धोने के लिए बबल पकड़ना पड़ता था और कागज गीला करना पड़ता था। अब सोच लीजिए आप लोग, वहाँ कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे स्पेस में। और क्या है, और पॉइंट आपका है, वहाँ टहल नहीं सकते थे और फ्लोट करने की आदत हो गई थी। एक जगह पर रुकने के लिए हमें खुद को बांधना पड़ता था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वे चांद पर कितना 1969 में गए थे। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आ रही है। ओके, चलिए बात करते हैं। भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है, इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं। ठीक है, ये आपका पॉइंट देखिए, जो आपका ये ईवीएस का जो चल रहा है इसमें आपका सब पॉइंट रखा गया है। हम लोग से पॉइंट क्लियर करते हुए चलिए। अलबरूनी की बात करते हैं। आपके नेक्स्ट आ गया अलबरूनी। अलबरूनी ने क्या किया, 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए, इनका नाम था अलबरूनी। अलबरूनी देश से आए थे। किस देश से आए थे? वो क्या था? उज्बेकिस्तान, उसका नाम था उज्बेकिस्तान। अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा, उनके बारे में लिखा, ख़ास तौर से जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। क्या अलग लगी? अलबरूनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं, और क्या अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखें तो क्या कहेंगे, तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थर को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाबों के चारों तरफ चबूतरा बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच के ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अलबरूनी की किताबों से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। अलबरूनी कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान से आए थे। इन्होंने अपनी किताबों में क्या लिखा है? इन्होंने ये लिखा है कि वहाँ के जो तालाब थे, वहाँ पानी संचयन की जो विधि थी, उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है चमकता सितारा। गर्ल स्टार किसे कहते हैं? गर्ल स्टार जो आपके सूर्यमणि
सूर्यमणि एक चमकता सितारा, गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहार पर अपने गीत गाने को गाएं, उन्हें भूले न और अपने पहनावे को चाव से पहने। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका है जड़ी बूटी की समझ और बांस की चीजें बनाने की कला बच्चों भी सीखे। अपनी स्कूल की भाषा तो सीखे ही, अपनी कुड़ुक भाषा का रिश्ता भी उनसे जोड़ें। यह सब तोरांग केंद्र में होता है। तोरांग में कुड़क समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीज़ें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल। सूर्यमणि क्या हुआ, 21 साल की थी जब उन्होंने वासवी दीदी की और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला था। उसने इस जगह का नाम रखा था क्या, तोरांग। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, याद आ गया होगा आपको। केरल की बात करते हैं। केरल में टेपियोका जमीन के नीचे उगाया जाता है। ओके, ये एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोग उबालकर खाते हैं। ओके, चलिए फिर केरल के बारे में और जानते हैं। वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जो केरल में पाई जाती है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा और नानी को अम्मू अम्मा कहते हैं। चाचा को निट्टप्पन और चाची को कुंजम्मा कहते हैं और पिता को अप्पा कहते हैं। ओके, ये मुख्य पॉइंट है आपका जो येलो पॉइंट में बताया गया है, हाईलाइटेड पॉइंट किया गया है। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। फेरी नाव जिसको बोलते हैं। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। कथकली नृत्य कहाँ का है, केरल का है। यह आपका मुख्य पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रखते हुए चलिएगा। और यहाँ केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। लो भाई, एक नया पॉइंट और आ गया, बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है। केरल में नारियल के पेड़ अधिक होते हैं। केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये भी पॉइंट है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है या त्रिवेंद्रम है। गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीच में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं। कोझिकोड केरल में है। ओके, चलिए मल्लापुरम जिला केरल में है। गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 यानी 92 सुरंग और 200 पुल पड़ते हैं। तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित है। इसके पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। चलिए असम की बात करते हैं। असम में घर ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पे बने होते हैं और ये बांस के बने होते हैं। इसके अंदर लकड़ियों की प्रयोग किया जाता है। लकड़ियों से बनाया जाता है फर्श वर्श पूरा सारी चीज़ें। असम के बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। जो आपके स्कूल जाने के लिए क्वेश्चन आता है। यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। यहाँ बांस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं। हाँ, ये देखो पॉइंट है, गरीबों का टिम्बर बोलते हैं। ओके, बिहू की बात करते हैं। बिहू क्या है, बिहू माघ बिहू 14 और 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका कहते हैं। इस दिन अस्थाई शेड छप्पर बनाते हैं जिसे भेला घर कहते हैं और समूह में भोजन का आयोजन होता है। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकाने के बाद चिपचिपी हो जाती है। बिहू त्यौहार चावल की नई फसल काटने पर असम में मनाया जाता है। और भेला घर घास और बांस से बनाया जाता है। ताओ यानी कढ़ाई को आग पर रख उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावलों को भरी हुई कढ़ाई, भीगे चावलों से बड़ी हुई कढ़ाई उस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे और देर बाद चावल तैयार हो जाएगा। औरतें पीले रंग की कपड़े पहनती हैं। लड़कियां रंग बिरंगे मेखला चादर पहनती हैं। यहाँ का असम के बारे में
गेहूँ चावल के बारे में है। चलिए, भात शुक्लो चावल और रस वाली सब्जियों को कहते हैं। ओके, चलिए। चलिए, आपका नेक्स्ट जो मैंने बताया अभी, ये क्या नाम है, भात शुक्लो चावल और रसे वाली सब्जी को कहते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट हो गया ये। आगे चलते हैं हम लोग। राजस्थान। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। घरों और दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और उनकी छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है। ओके, कटीली झाड़ियों से बनी होती है। आपका नेक्स्ट आता है राजस्थान में टैंक को टंका भी कहते हैं। ओके, चलिए आपका आगे चलते हैं। अपने आंगन में ज़मीन में गड्ढा खोद कर टैंक का निर्माण करते हैं और अपनी छतों का ढाल बनाते हैं, जिससे कि बारिश का सारा पानी उन टैंक में जा गिरे और बाद में इसे छानकर उपयोग में ला सकें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, राजस्थान में बारिश नहीं होती है, पानी की बहुत कमी रहती है, तो वहाँ पे ये किया जाता है कि टैंक बना के और छतों को ढाल बना के, ताकि वहाँ पे अगर कभी बारिश हो तो वो पानी उसके अंदर इकट्ठा हो सके और बाद में ये लोग छान कर उसका उपयोग में ला सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है, यहाँ बारिश बहुत कम होती है, तो आप लोग जानते ही हैं, इसको याद करने कोई पॉइंट नहीं है। चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका टेकला गांव 1600 मीटर ऊंचा है, जो राजस्थान के झालपतन या झालवाड़ में है। ओके, नेक्स्ट आपका राजस्थान में जोधपुर में खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को काटने के बजाय बचाने के लिए पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। समझ गए ना कौन सा चिपका आंदोलन। चलिए नेक्स्ट है, आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों के प्रति संवेदनशील और इनकी रक्षा करते हैं। यहाँ शिकार करना और पेड़ों को काटना वर्जित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शिकार में कौन फंसा था। चलिए, रेगिस्तान में होते हुए भी ये गांव हरा भरा है। यहाँ जानवर बिना किसी डर से इधर उधर घूमते हैं। क्यों घूमते हैं? क्योंकि वहाँ पे शिकार करना मना है, उस पर वो लोग बहुत उससे संवेदनशील हैं। चलिए, खेजड़ी गांव में खेजुड़ली गांव में खेजुड़ी पेड़ पाए जाते हैं। या पेड़ रेगिस्तान इलाके में खूब पाए जाते हैं। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसकी छाल दवा बनाने के काम में आती है, इसलिए इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता है। इसकी फलियों को सब्जी बनाते हैं। और आपका क्या है आगे, इसमें और एक पॉइंट है आपका, पत्तियों को वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं। और खेजड़ी को वहाँ का राजस्थानी वृक्ष भी कहा जाता है, राष्ट्रीय वृक्ष भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसके छाल से लोग क्या करते हैं, दवा बनाते हैं। और दूसरी बात, उसकी छाल में बच्चे खेलते कूदते हैं। और ये कम पानी में भी जीवित रहने वाला पौधा है, पेड़ है। ओके, चलिए बिहार की बात करते हैं। बिहार में आते हैं। बिहार में मधुबनी नामक जिला है। यहाँ त्यौहार एवं खुशी के मौके पर घर के दीवारों और आंगन में कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल से रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, पक्षियाँ, मछलियाँ आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। आपका नेक्स्ट है, इसी का मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। इसका नाम इस जिले के नाम पर ही पड़ा है। ये भी आपका क्लियर हो गया। थैंक यू। चलिए आप चलते रहिए, ज़्यादा टाइम हो रहा है। फिलहाल आपके आज हम कंप्लीट करा देंगे। मनाली के बारे में बात करते हैं। तो मनाली क्या है, मनाली में बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। आप लोग जानते हैं मनाली घूमने जाते हैं ना सब लोग। चलिए, यहाँ घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, जिनकी छतें ढालू होती हैं। और यहाँ पे मनाली में बहुत सी जगहों पे टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए वहाँ पे इग्लू बनाया जाता है। इग्लू का क्या है आगे भी देखते हैं, अगर नहीं आता है तो मैं उसको बताता हूँ। ओके, चलिए, वेरी गुड। उत्तर प्रदेश कन्नौज
जिला इत्र के लिए मशहूर है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला जो है इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ के फूलों से इत्र और गुलाब जल केवड़ा तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। और कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है। ओके, कथक और कहाँ का है? कथकली। चलिए कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक जैसी जगह है जहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। ओके, चलिए। कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। इस घाटी में इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। ओके, उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट अबू धाबी। अबू धाबी के बारे में बात करते हैं। ये देश रेगिस्तानी इलाके में है। यहाँ की स्थानीय भाषा क्या है? अरबी है। ओके, चलिए। फिर आपका क्या है? यहाँ पानी बहुत कीमती है क्योंकि यहाँ ना तो वर्षा होती है और ना ही नदियाँ, झील या तथा तालाब है। अब ऐसे पूछे ना क्वेश्चन, कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा इलाका है, कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे कोई भी नदी नहीं पाई जाती, तो ये है। ठीक है। यहाँ रेतीले ज़मीन के नीचे तेल होता है। यहाँ खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं क्योंकि ये पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। इनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, आप लोग जानते हैं ना, रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों के लिए। ओके, चलिए। अबू धाबी की करेंसी क्या है? दिरहम है, आप लोग जानते हैं। अबू धाबी में रेत के पहाड़, रेत के टीले पाए जाते हैं क्योंकि रेत है वहाँ पे, हवाओं से जो बन जाते हैं, आप जानते हैं इसके बारे में। चलिए लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान यानी कोल्ड डिजर्ट भी कहा जाता है। लद्दाख में घर पत्थर के होते हैं जिनकी छत और फर्श लकड़ी की होती है। ओके, चलिए। यहाँ कम बारिश होती है। यहाँ पेड़ पौधे नहीं पाए जाते। यहाँ 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। घर पत्थरों का होता है। दीवार क्या होती है? मिट्टी की होती है। उस पर चूने की मोटी परत चढ़ी होती है। लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग होता है। मोटे पेड़ का तना छत को मजबूत बनाने के लिए मदद करता है। ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखा जाता है। जब सर्दी पड़ती है तो खुद भी ग्राउंड फ्लोर में रहने आ जाते हैं। और ग्राउंड फ्लोर क्या होता है? ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं होती यानी खिड़कियाँ नहीं होती हैं। और गर्मियों के मौसम में ये लोग फल सुखा लेते हैं, फल सब्जियां सुखा लेते हैं और सर्दी में इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सर्दियों के मौसम में वहाँ पे फल सब्जी नहीं उग पाती है। लद्दाख क्षेत्र भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान है, कोल्ड डिजर्ट जिसको हम कहते हैं। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते क्योंकि वे अधिक ऊंचाई पर होते हैं और हिमालय की दृष्टि छाया में पड़ते हैं, वृष्टि छाया में पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे यहाँ मिलते हैं। श्रीनगर से लद्दाख जाते हुए कारगिल रास्ते में पड़ता है। यहाँ सकरे रास्ते होते हैं। पहाड़ी इलाके में नायलॉन का टेंट इस्तेमाल किया जाता है। नायलॉन का टेंट क्यों इस्तेमाल किया जाता है? कमेंट करके बताइएगा। लद्दाख में झूले झूले का मतलब वेलकम होता है। अगर कोई आपका लद्दाख में कहता है झूले झूले, इट मीन दैट वेलकम। ट्रॉली लकड़ी से बना झूला का इस्तेमाल लद्दाख में नदी को पार करने के लिए किया जाता है। ट्रॉली। ओके, चलिए। और क्या है? स्किटपो पुल लद्दाख का एक गांव है। स्किटपो पुल एक लद्दाख का एक गांव है। ये आपके सारी चीज़ कलेक्ट करके इसमें बताई गई हैं, आपको कंफ्यूज मत होइएगा, सारी छोटे छोटे जानकारियाँ इसमें हैं। चांगपांग। चांगपांग क्या है? चांगपांग पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है। यहाँ 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी में भी फैला हुआ है। यहाँ एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। चांगपांग में एक भी पेट्रोल पंप नहीं है, याद कर लीजिएगा, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। और क्या है? यहाँ चांगपांग नाम की प्रजाति जिसकी आबादी 5000 लोग हैं, यह हमेशा अपनी भेड़ बकरी साथ घुमाते रहते हैं। चांगपांग लोग अपने टेंट को रेंबो कहते हैं। यहाँ सर्दियों में
70 किलोमीटर प्रति आवर 70 किलोमीटर प्रति आवर की हवा चलती है। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब होता है ऐसी जगह से है जहां हम लोग रहते हैं। रेबो अर्थात टेंट के पास एक जगह होती है जिसे ये लोग लेखा बोलते हैं। यहाँ ये अपनी बकरी और भेड़ों को रखते हैं। लेखा, ओके, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। लेखा की दीवारें पत्थरों की बनी होती हैं। हर परिवार अपने जानवर पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह बनाता है ताकि वो पहचान सकें। औरतों और छोटी बच्चियां जानवर को गिनकर चराने ले जाती हैं और फिर लौटकर उन्हें दोबारा गिनती हैं। जैसा कि कंप्यूटर की उत्पत्ति में जब हमें पता चला था वो किया गया था कि हम जब भेड़ बकरियों को चराने ले जाते थे तो उसको गिनते थे ताकि हमें ये पता चल पाए। और गिनने की पद्धति कैसी थी, जब जनरेट नहीं हुआ था तो हम कंकड़ियों से एक जगह पे कंकड़ी इधर से उधर रखते थे जिन्हें जानवर निकलते थे। फिर जब आते थे उसको रिवर्स में उसको रखते थे ताकि पता चल जाता था कि हाँ कितनी कंकड़ी बची। अगर कंकड़ी बच गई, पत्थर बच गए, छोटे टुकड़े जो पत्थर के होते हैं, तो पता चलता था लग रहा हमारा कोई जानवर छूट गया है, तो उसको तलाश में पीछे जाते थे। चलिए, ये तो हो गई कहानी आपकी जानकारी के लिए। ये लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने ले जाते हैं जिससे बकरियों के बाल घने और मुलायम होते हैं, क्योंकि जब नीचे ऊंचाई पर जाएंगे वहाँ ठंडक रहेगी इसी वजह से। चलिए, विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल चांगपा लोग द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। कितनी ऊंची पे चराने ले जाते हैं, जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना ऊन मिलता है वह बहुत ऊंचाई पर लगभग 5000 मीटर ऊपर रहती है। यानी वहाँ पे ठंडा होगा। ठंड में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बकरी के शरीर पर गर्म बालों का कोट बन जाता है, जिससे क्या होता है, जैसे इनमें से कुछ बाल बकरियों गर्मियों में ही गिरा देती हैं, ठीक है, जिनका प्रयोग पश्मीना शॉल बनाने की में होता है। इनका बाल इतना पतला होता है, एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होते हैं। यानी इनके 6 बाल, यानी ये हम इसको ऐसे कर लें, 1 2 3 4 5 6, इसको पूरा ऐड कर ले, फिर जाके एक बाल हमारा इतना, यानी इतना मोटा होता है। हम लोग का बाल इनके बाल से इतना मोटा होता है, यानी इनका बाल 6 गुना पतला होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये शॉल क्या है, हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन शॉल बनता है। अब इसका मतलब आप लोग एक पॉइंट है ये क्लियर कर लीजिए कि पश्मीना शॉल बनाने में कितने घंटे का उपयोग होता है। तो उसमें क्या 250 घंटे का, ठीक है। और एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। भाई 6 स्वेटर जितना क्यों नहीं गर्म होगा, क्योंकि 6 गुना पतले होते हैं, ये बहुत पतले होते हैं। जितने पतले होगा, जितने करीब रेशे होंगे, उतनी हमारे बदन की गर्मी यानी हमारी हीट, हमारे बॉडी टेम्परेचर को ये बाहर नहीं जाने देगी। इंसुलेटर का काम करेगी, जिससे हमें गर्मी मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। श्रीनगर की बात करते हैं। आपका आ गया श्रीनगर। श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ में, कुछ पानी में, कुछ ऊंचे पर्वतों पर और कुछ पत्थरों में होते हैं और इन पर लकड़ी के सुंदर डिज़ाइन बने होते हैं। हाउस बोट, इनकी जो हाउस बोट होती है ये क्या होती है, यह 80 फीट तक लंबी हो सकती है और 8 से 9 फीट तक चौड़ी। डोंगा, ये नाव झेलम नदी में डल झील में मिलती है। इसके अंदर कई कमरे होते हैं और अंदर से क्या होता है, ये एक घर की तरह लगती है। इन पर लकड़ियों के सुंदर डिज़ाइन बने होते हैं। जो इस छत पर डिज़ाइन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, खतम्बन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम खतम्बन। ये पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए, खतम्बन। जिसमें खूबसूरत डिज़ाइन बनी होती है उसको हम खतम्बन कहते हैं। कश्मीर के गांव में घर पत्थर से बनते हैं और ढलान वाली छतें होती हैं। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं जो दीवारों पर निकली होती हैं। इन्हें डैब कहते हैं।
यानी ये हम लोग की खिड़की ऐसे समतल होती है, यहाँ खिड़की होती है, ये इनकी खिड़कियाँ ऐसे नहीं होती हैं, इनकी खिड़कियाँ ऐसे जाके फिर कुछ ऐसे उभरी हुई यहाँ पे मतलब खिड़की होती है। इसको हम डब कहते हैं। क्या कहते हैं? डैब। ओके, चलिए। अब खत्म बन किसे कहते हैं? जिस पे डिज़ाइन बने हो, सुंदर डिज़ाइन बने होते हैं, तो खत्म बन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पुराने घर पत्थरों के बने हुए और कुछ ईंट और लकड़ियों के भी दरवाजे और खिड़कियों में सुंदर मेहराब है। शिकारा नाव पर्यटकों को आकर्षित करती है। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पका कर खाते हैं। गोवा में क्या करते हैं? कश्मीर में सरसों के तेल में और गोवा में नारियल के तेल में। कावा कश्मीर की एक खास किस्म की चाय है। उर्दू डोंगरी कश्मीर की भाषा है। उर्दू डोंगरी कश्मीर की भाषा है। ये आप लोग छोटे छोटे पॉइंट है, इसको ख्याल करते हुए चलिएगा, आप लोग याद हो जाएगा पूरा। आंध्र प्रदेश पे आते हैं। आंध्र प्रदेश पोचमपल्ली जिला आंध्र प्रदेश में है। इस जिले में अधिकतर लोग बुनकर हैं, यानी वो कपड़ा बुनते हैं, बुनकर हैं। अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली व कलमकरी के नाम से भी जाना जाता है। नल्लमड़ा आंध्र प्रदेश में है। मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। ओके, ये पॉइंट है आपका। चलिए मुख्तारपुर के आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश में लोग एक विशेष कैंप लगाया जाता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादियों, लड़कियों को दोबारा स्कूल भेजने में मदद की जाती है। अब फिर से इसको देख लीजिए। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह एक विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को दोबारा स्कूल भेजने में मदद की जाती है। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। क्या है? आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। चलिए आगे चलते हैं। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए गुजरात राजस्थान को पार करते हुए महाराष्ट्र में आना पड़ता है। दिल्ली से मुंबई 1400 किलोमीटर दूर है। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में है। पहली बार 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से जाने के बीच पहली रेलगाड़ी चली थी। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नागपाड़ा और अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल टीम मुंबई में है। भोलापुर मुंबई में है। और क्या? बाजार गांव महाराष्ट्र में है। कफ परेड क्या है? मुंबई में है। बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है, जिसका नाम मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर रखा गया है। सहजन के फूलों के पकौड़े महाराष्ट्र में ही खाए जाते हैं। महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। अब आ गया वर्ली, एक पारंपरिक कला है जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को मिलती है। ओके, चलिए गोलकुंडा फोर्ट के बारे में चलिए हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी होती चली आ रही है। गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में है। दीवार का भाग एक गोल शेप में है, जिसे बेसन्स या बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवार पर ऐसे 87 यानी 87 बुर्ज हैं। कुतुबशाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 तक शासन किया। ओके, इससे पहले 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था। ऊंची और गोल दीवारें दूर तक देखने में मदद करती थी, जिसके आक्रमण का पता चल जाता था। औरंगजेब यहाँ आक्रमण करने आया था तब असफल रहा। लगभग 8 महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ रहा। किले के चारों तरफ खाई थी, जिस वजह से आक्रमण नहीं कर पाया। उस समय कांच की बंदूकें यानी ब्रोंज की बंदूकें बनती थीं। ओके, फिर बात करते हैं हम लोग। हजारों सालों से घुमंतु वर्ग कांच से यानी ब्रोंज से चीज़ें बनाते आ रहे हैं। कांच, तांबे और टीन की
मिश्र धातु है, यानी कांस्य तांबे, कांस्य जो है वो तांबे और टिन यानी दोनों से मिला के मिश्रित धातु बनी हुई है। सुल्तान अबू हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था। सुल्तान जो था वहाँ का, वो अबुल हसन जो सुल्तान, वो संगीत और कुचिपुड़ी डांस के बहुत बड़े शौकीन थे। चलिए कुआं या बावड़ी की बात करते हैं। तो कुआं और बावड़ी, कुएं के सूखने के प्रमुख कारण तो कौन कौन से हैं देखते हैं। पानी को मोटर से निकाला जा रहा है, जिससे ज़मीन का पानी कम होता जा रहा है। झील कम हो रही है जहाँ वर्षा का पानी इकट्ठा होता है। पेड़ और पार्क के चारों ओर की मिट्टी को सीमेंट से ढका जा रहा है, जिससे वर्षा का पानी ज़मीन तक नहीं पहुँच पाता। ये भी एक वजह है, बहुत बड़ी वजह है, और इसका बहुत ख्याल करिएगा। सीढ़ीदार कुएं या बावड़ी जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोत के रूप में भी उपयोगी होती है। गढ़सीसर, गढ़सीसर की बात करते हैं। सर यानी तालाब, इसे जैसलमेर के राजा गढ़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बारामदे, कमरे, बड़े हाल आदि थे। मीलों तक फैले इस गढ़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। जब वह भी तालाब लबालब भर जाता था तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता। इस तरह नौ तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी। पर आज गढ़सीसर जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान कॉलोनी बन गए हैं। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ न जाकर बेकार बह जाता है। मृत सागर की बहुत अनोखी कहानी है। देखते हैं इसका मृत सागर नाम क्यों पड़ा हुआ है। मृत सागर क्या है? वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हुए हैं। भाई इसलिए तैर सकते हैं क्योंकि इसका जो घनत्व है, इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। पृष्ठ तनाव की वजह से हम उस पर तैर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां मर जाती हैं। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका पानी को उबालना है। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए हम लोग को क्या पानी चढ़ाया जाता है ना, डॉक्टर पानी चढ़ाते हैं। लिंगोफेन सांप के मांस से बनाया जाने वाला पकवान है, जिसे हांगकांग में खाया जाता है। लिंगोफेन के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए पेट्रोलियम की बात करते हैं। चलिए पेट्रोलियम पे आते हैं। पेट्रोलियम प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है, पर इसके बनने की गति बहुत धीमी होती है। ये प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन इसके बनने की जो एक गति है, यानी जो प्रोसेस है, बहुत धीमी होती है। इसके बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। ज़मीन से निकलने वाला कच्चा तेल गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, जिसमें गंध होती है। इसे रिफाइन किया जाता है। रिफाइन होने के बाद इससे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल और वायुयान में प्रयोग होने वाला आयन, एलपीजी, मांस, कोल tar, ग्रीस बनता है। यानी जो आपका पेट्रोलियम है, जो पेट्रोल जो आपका ज़मीन से निकलता है, वह गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, जिससे आपकी ये सब चीज़ें निकलती। कौन कौन सी? मिट्टी का तेल हुआ, डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, वायुयान में प्रयोग होने वाला ऑयल, एलपीजी, मांस, क्या है, कोलतार, ग्रीस बनता है। ओके चलिए, सबसे अच्छा जो तेल इसका जो रिफाइन करके निकलता है वो हवाई जहाज में यूज़ होता है, यानी वायुयान में यूज़ होता है। और ग्रीस ये सब हल्के में आते हैं, यानी उससे कम क्वालिटी के होते हैं, और नेचुरल रिसोर्स है ये। ओके चलिए, एनीमिया पे आते हैं। एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है। यह शरीर और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। इससे बच्चे ठीक से नहीं पढ़ पाते। उनका एनर्जी लेवल लो हो जाता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पाता। इसलिए
एनीमिया बच्चों के लिए घातक भी साबित होता है। जो किससे इसमें क्या होता है, एनीमिया, हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम। मलेरिया की बात करते हैं। मलेरिया बुखार में कपकपी और ठंड लगती है। रोनाल्ड रोश ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है। यह भारतीय मूल के थे। कौन? रोनाल्डो रोश। मलेरिया मादा मच्छर एनाफ्लीज से फैलता है। ओके। मलेरिया को दूर करने की दवाई सिंकोना पेड़ की छाल है। सिंकोना पेड़ की छाल मलेरिया को दूर करने की दवा। क्लियर हुआ आपका? चलिए आगे चलते हैं। लोहा यानी आयरन गुड़, आंवला और हरे पत्ते सब्जियों में मिलता है। भूख लगने पर का पता मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस यानी आपका जो ये मस्तिष्क है, ये आपका नीचे वाला हिस्सा आ गया, यहाँ पे पेट्रोटिक ग्लैंड, ये पे हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है। हाइपोथैलेमस से पता चलता है। जीभ पर 4 तरह की 900 ग्रंथियाँ होती हैं। यानी आपके ज़बान पे 4 तरह की 900 ग्रंथियाँ होती हैं। 900 ग्रंथियाँ मतलब कंफ्यूज मत होइएगा। 900 ग्रंथियाँ मतलब जो ये बिंदु बिंदु डॉटेड नहीं रहते आपकी, जैसे ज़बान हो गई, जीभ हो गई, इस पे जो डॉटेड होते हैं 900 तरह के होते हैं। समझे ना? आपके डॉटेड हैं, जो डॉट होता है आप लोग उसको मिरर में देख सकते हैं। ये 900 कितने 900 ग्रंथियाँ होती हैं। क्लियर हो गया आपको? चलिए, चबाकर खाने से लार से टाइलिन निकलकर स्टार्च को माल्टोज शुगर में बदल देता है, जिससे भोजन मीठा लगने लगता है। पकाने के तरीके भूनकर, उबालकर, तलकर, सेककर होते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हमारे पेट का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होता है और पेट में पाया जाने वाला रस अम्लीय होता है, यानी अम्लीय रस होता है, और ये भोजन को पचाने में सहायता करता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अचार रखने के लिए कांच के जार को, बोतल को अच्छे से सुखाया जाता है ताकि नमी ना रह पाए। और इससे क्या होता है, तो अचार ख़राब हो जाएगा अगर नमी रहेगी तो। वेरी गुड, घर पे पता कर लीजिएगा, पता चल जाएगा इसके बारे में आपको आराम से। चलिए नेक्स्ट आते हैं। जब दस्त लगने या उल्टियाँ होती हैं तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी बाहर निकल आता है। यह शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है, इसलिए ज़रूरी है कि शरीर में पानी की कमी पूरी की जाए। जब आपको अगर ऐसी कोई समस्या हो तो पानी के बहुत ख्याल करना चाहिए। चलिए, अगर आम बोलचाल की भाषा में अगर आप समझेंगे, इसको पढ़ेंगे तो आपको फटाफट याद हो जाएगा। बहुत ही टफ नहीं है ये, बहुत ईजी है। मैं आपका ईवीएस पूरा कंप्लीट करा दे रहा हूँ, ठीक है? आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। थोड़ा सा तेज़ इसलिए ले चल रहा हूँ, वीडियो लंबी ना हो जाए। जब तक उल्टियाँ दस्त हो तब तक थोड़ी थोड़ी देर पे पानी पीते रहना चाहिए। पानी में शक्कर और नमक भी मिला लेना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना बहुत ज़रूरी है। बीमारी रोकने के लिए दवाइयाँ तो घरेलू भी हो सकती हैं, लेनी भी चाहिए। ओके, चलिए बात करते हैं ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि बहुत ही, इसमें जो पॉइंट है वो मैं आपको सारे इसमें पॉइंट लिखे हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ें, कोई परेशानी की बात नहीं है। चलिए ब्रेल लिपि की बात करते हैं। एक मोटे कागज पर एक नुकीली चीज़ से 6 बिंदु, यानी 6 बिंदु, ओके, ये आप देख रहे हैं 6 बिंदु। ओके, चलिए 6 बिंदु उभारा जाता है, फिर उभरे हुए बिंदु पर उंगलियों के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। ये ब्रेल लिपि कहलाती है। लुइस ब्रेल, फ्रांस। अच्छा, ये ब्रेल लिपि के बारे में बता दें आप लोगों को थोड़ा सा, एक जनरल वे में जो आपका जानकारी है। अब बहुत सी घड़ियाँ आने लगी हैं, मोबाइल फ़ोन आने लगे हैं, जिसमें ब्रेल लिपि इनबिल्ट सॉफ्टवेयर पे हो गया है, जिससे जो उस तरीके के विकलांग लोग हैं उसको आसानी से पढ़ सके। ओके, चलिए आगे चलते हैं। लुइस ब्रेल फ्रांस के थे। 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजार से खेलते हुए उनकी आंखें की रोशनी चली गई थी। पढ़ाई में बहुत रुचि थी, तो वह पढ़ने और लिखने के लिए विभिन्न तरीके
सोचने लगे। आप लोगों को पता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और फिर एक तरीका निकाला जो बाद में लुईस स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित है। किस बिंदुओं पर? 6 बिंदुओं पर आधारित है। अब यह कंप्यूटर के प्रयोग में भी लिखी जाती हैं। क्या आपको मैंने अभी बता दिया, क्लियर कर दिया। 6 बिंदु इसका मेन है, 6 बिंदु पर आधारित है। ओके। नेशनल पार्क, चलिए नेशनल पार्क पे आते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, और यहाँ क्या है? हाथी और चीता पाए जाते हैं जिम कॉर्बेट में। काजीरंगा की बात करते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है। यह एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत मशहूर है, बहुत नहीं मशहूर है, और यहाँ हाथी और चीता भी पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ में है। यहाँ चीता और बब्बर शेर पाए जाते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में है। यहाँ हाथी और चीता पाए जाते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमीस लेह जम्मू कश्मीर में है। सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन अंडमान निकोबार में है। चलिए आगे चलते हैं। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है। ये भी एक पॉइंट है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबूल लामजाओ मणिपुर में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, कैबूल लामजाओ। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। कोकड़ी गोवा की भाषा है। पैर की हड्डी टूटने पर 6 सप्ताह का प्लास्टर चढ़ता है। पैर की हड्डी टूटने पर 6 सप्ताह का प्लास्टर चढ़ता है। ये देखिए ईवीएस की जो बुक है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो आपका कलेक्शन है। इसमें कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है, कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होइएगा। हम लोगों ने पूरा क्या काम किया है, ईवीएस के सारे जो कंटेंट थे उसको कलेक्ट करके इसमें डाला है आपके लिए। चलिए, जिसमें आपके एक साइड में इंग्लिश का भी चल रहा है, जिसको अगर दिक्कत हो वो देख लेगा। सबसे ज़्यादा चावल उड़ीसा की कालाहांडी जिले में उगाया जाता है। ओके, चलिए। डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है। सोना गांव हरियाणा में है। सोना से दिल्ली जाते हुए गुड़गांव रास्ते में पड़ता है। क्या? सोनाहानी गांव। गिजुभाई बधेका गुजरात में रहते थे। वे बच्चे के लिए मज़ेदार किस्से, कहानी और पत्र लिखते थे। कौन? गिजुभाई बधेका। चलिए, ट्रॉली की बात करते हैं। यह लकड़ी से बना एक झूला होता है। यह लोहे की रस्सी पर टंगा होता है, जो पुल की मदद से रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। जनरल जानकारी है, आप खाली देते हुए चलिए फटाफट। ऊँटगाड़ी। राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऊँटगाड़ी का प्रयोग किया जाता है। जुगाड़ गाड़ी की बात करते हैं। जुगाड़ चलिए, जुगाड़ इंडिया का बहुत ही फेमस है, जो अंग्रेज नहीं चुरा पाया इसको, इसलिए मैं हंस दिया। चलिए, जुगाड़ यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखता है और पीछे से लकड़ी के फट्टों से बना होता है। ओके, ये है जुगाड़, जो हम लोग की धरोहर है। चलिए, बैलगाड़ी ये मैदान इलाकों के गांव में प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। समुद्री तट, फटाफट इसको क्लियर कर लेते हैं। समुद्री तट भारत का पश्चिमी समुद्री तट अरब सागर के रूप में जाना जाता है। जिसके किनारे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल तथा गोवा राज्य स्थित हैं। ओके, भारत का पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी के रूप में जाना जाता है, जिसके किनारे पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा राज्य स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गैस की बात करते हैं। द्रव से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया उस समय सबसे धीमी हो जाती है जब सतह क्षेत्र यानी जो एरिया है और तापमान दोनों में कमी हो जाए, यानी जो एरिया ये है ये और कम होकर इतना हो जाए और तापमान में भी कमी हो जाए। जब सतह क्षेत्र बढ़ जाता है तो तापमान कम या अधिक होने की स्थिति में भी वाष्पीकरण होता है। यानी आपका अगर हम बात करें इवापोरेशन की यानी वाष्पीकरण की, तो वाष्पीकरण
में टेम्परेचर कोई सा भी हो, यानी ठंडक, गर्मी, बरसात, कुछ भी हो, उसमें वाष्पीकरण होता है, इवापोरेशन होता है। इसका इसका एग्जांपल है, जैसे आप ठंडक में अगर कोई कहता है कि मतलब गर्मी में वाष्पीकरण होता है, तो ऐसा नहीं है। वाष्पीकरण का एग्जांपल है ठंडक में कि आप लोग जब बोलते हैं तो मुंह से भाप निकलती है ना, वही है वाष्पीकरण। चलिए आप लोग करके देख लीजिए, ठंडक का मौसम भी चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन आदि ग्रीन गैस होती है। ये आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गैस जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है और इनमें विश्व में गर्मी बढ़ रही है। भारत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रोक लगा दी गई है। कार्बन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे रोक लगा दी गई भारत में। ओके, मैं थक गया हूँ इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रही है। चलिए ये आज आपका वीडियो ये कंप्लीट हुआ, जिसमें मैंने आपको सिर्फ ईवीएस के महत्वपूर्ण बिंदु, मुख्य बिंदु, मेन पॉइंट आपको सिर्फ एक्सप्लेन किए गए हैं। बहुत जल्दी जल्दी एक्सप्लेन किया गया है। कुछ कहीं कुछ कमियां अगर रह गई हों बोलने में या फिर जल्दी जल्दी पढ़ाने में, क्योंकि हमारे टारगेट आज जो हम लेके चल रहे थे वो लेके ये चल रहे थे कि आपका जल्दी से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आपका 31 जनवरी जो आने वाला है, तुरंत आपके इसलिए प्रिपरेशन में बहुत काम आएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और आप अपने चैनल जफकन ZFKN जफकन, ठीक है, जफकन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए वीडियो ऐसे ही बनाते रहेंगे, बड़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में। आप इसको वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। आज आपका समय शुभ हो और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर से पास हों। धन्यवाद।